नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग जो है चैप्टर नंबर 5 का 11 से प्रश्नों का सलूशन करेंगे। यदि आप नए हों तो आप सब्सक्राइब कर लें इस चैनल को, ताकि आपको हर एक नया वीडियो समय से मिलता रहे। ठीक है, तो आइए हम लोग चैप्टर नंबर 5 का 11वां प्रश्न सॉल्व करेंगे। ठीक है, अध्याय 5 का 11 नंबर। ठीक है, तो देखेंगे 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। कह रहा है कि कोई ट्रक, प्रश्न आप सभी लोगों के पास होगा एनसीईआरटी का ही। कोई ट्रक विरामावस्था से गति आरंभ करके 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के समान त्वरण से गतिशील रहता है। 10 सेकंड पर ट्रक के ऊपर खड़ा एक व्यक्ति धरती से 6 मीटर की ऊंचाई से कोई पत्थर बाहर गिराता है, तो 11वें सेकंड पर पत्थर का वेग तथा त्वरण क्या होगा। पहली बात तो ये कह रहा है कि कोई ट्रक विरामावस्था से गति करता है और वो कितने त्वरण से, ये ट्रक है मान लिया जाए। ठीक है, और ये इधर की तरफ गति करता है और कितने त्वरण से, तो ए बराबर दिया गया है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कितने सेकंड तक लगता है, तो टाइम टी बराबर 10 सेकेंड और प्रारंभिक अवस्था यू बराबर विरामावस्था से, तो u बराबर 0। अब 10 सेकेंड बाद इसका वेग कुछ ना कुछ हो जाएगा, तो v पहले हम याद कर लें, क्योंकि 10 सेकेंड बाद जब हो जाता है v वेग प्राप्त कर लेता है। मान लेते हैं वो यहाँ आ गया और ये v वेग प्राप्त कर लिया, यानी u बराबर 0 से स्टार्ट हुआ, 10 सेकेंड में v वेग प्राप्त कर लिया। अब यहाँ से कोई पिंड छोड़ा जाता है, तो पहले जो छोड़ा जाएगा उसका क्षैतिज वेग जो है वो v होगा, तो v हम देखेंगे तो v बराबर u प्लस AT। ठीक है, u 0, a का मान 2 और t का मान 10, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए जो गिरेगा पिंड उसका क्षैतिज वेग हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड। क्लियर। दूसरा ये है कि 20 मीटर पर सेकेंड से अपरिवर्तित रहेगा और ये जो है क्षैतिज की दिशा में घूमेगा, क्षैतिज दिशा में गति कर रहा था। तो अब कह रहा है कि पत्थर का वेग, तो पत्थर का वेग क्या होगा, तो हमें पता चला कि पत्थर का वेग, अब जरा ध्यान समझिएगा, यह जैसे ही यहाँ से पिंड गिरेगा तो यह जो है एक इधर की तरफ वेग और एक इधर की तरफ वेग, तो इधर की तरफ Vx है और इधर की तरफ Vy है। ठीक है, तो 11वें सेकेंड में वेग पूछ रहा है, तो 1 सेकेंड में ये तो कांस्टेंट रहेगा, ये तो कांस्टेंट ही रहेगा 1 सेकेंड में। तो 1 सेकेंड में जो Vx होगा वह जो है, जब यह 20 सेकेंड अब गिरा दिया जाता है, तो ये तो ऐसे जब गिरा दिया गया तो इस पर क्षैतिज जो वेग होगा स्वतंत्र रूप से वो चलेगी, उस पर कोई बल नहीं लग रहा है, तो वो तो कांस्टेंट रहेगा, यानी Vx कितना रहेगा, 20 रहेगा। लेकिन ये 1 सेकेंड में कितना वेग प्राप्त कर लेगी, तो 1 सेकेंड में Vy, तो नीचे ऊर्ध्वाधर नीचे गिरने वाला, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर वेग। ठीक है, 10 सेकेंड बाद छोड़ा जाता है 11वें सेकेंड में, तो 1 सेकेंड में कि वेग 1 सेकेंड बाद, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v बराबर भी u प्लस GT, तो u का मान 0, g का मान 10, t का मान 1 बराबर 10। ये देखिए Vy है, नीचे की तरफ Vy और इधर की तरफ Vx है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे, तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा क्या, अंडर रूट
अंडर v बराबर अंडर रूट क्या होता है vx का स्क्वायर प्लस vy का स्क्वायर, क्योंकि ये एक इधर की तरफ है एक इधर की तरफ, तो जो परिणामी होगा वो तो इधर की तरफ होगा। तो ये हो जाएगा v बराबर अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर, यानी यहाँ पर 10 का स्क्वायर 20 का स्क्वायर और प्लस अगर यहाँ g का मान 10 न रखकर 9.8 रखेंगे तो 9.8 रख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पर हम 10 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना 400 और प्लस 100 बराबर कितना हो जाएगा 500, ठीक है, जिसको हम लिख सकते हैं 10√5 मीटर पर सेकेंड। ये तो हो गया क्या वेग क्या हो गया वेग। और जब ये गिरेगा तो मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरेगा, तो गिराने के बाद हम लिख सकते हैं गिराने के बाद पिंड तो स्वतंत्र हो गया ना, उस पर कोई बल नहीं कार्य कर रहा है, केवल एक ही बल कार्य करेगा, वो भी कौन गुरुत्वीय बल। तो उस पर त्वरण गिराने के बाद त्वरण, तो त्वरण तो केवल गुरुत्वीय त्वरण कार्य करेगा, जी होगा। और जी का मान चाहे जो भी रख लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर या 9.8 पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 11। हो गया, चलिए अब देखिए 12 नंबर में क्या कह रहा है। बारह नंबर देखिए, कह रहा है कि किसी कमरे की छत से 2 मीटर लंबी डोरी द्वारा 0.1 किलोग्राम संगति भार के गोलक को लटकाकर दोलन आरंभ किया गया। अपनी मध्य स्थिति पर गोलक की चाल 1 मीटर पर सेकेंड है। गोलक का प्रक्षेप पथ क्या होगा यदि डोरी को उस समय काट दिया जाता है जब गोलक अपनी चरम स्थितियों में से किसी एक पर है तथा मध्य स्थिति पर है। दो स्थितियां हैं, ऐसे मान लेते हैं कि यहाँ पर एक रस्सी बांध दिया गया और इसमें गोलक, और इसको जो है यहाँ लाकर छोड़ दिया गया। जब ये जाएगा इधर तो इधर आएगा, ठीक है। तो ये इसका उच्चतम स्तर होगा। यहाँ पर वेग इसका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ पर वेग मैक्सिमम होगा, यहाँ पर जो वेग होगा वो क्या होगा मैक्सिमम होगा। और कह रहा है कि यहाँ पर जो वेग अगर मान लेते हैं हम इधर से छोड़ते इधर आता है, तो यहाँ पर जो वेग है वो दे रहा है कि कितना 1 मीटर पर सेकेंड, 1 मीटर पर सेकेंड, यही कह रहा है 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और 2 मीटर लंबी रस्सी है, ये कितना है 2 मीटर लंबी रस्सी है। और इसका वजन कितना है तो mg इसका दिया गया है mg कि 1 किलोग्राम, तो m बराबर दिया गया है 0.1 kg दिया गया है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर समझिए, पहला प्रश्न है कि चरम स्थिति से किसी एक पर जब गोलक काट दिया जाता है, यहाँ पर अगर हम काट देंगे तो v 0 है। पहला, जब यहाँ पर काटते हैं चरम स्थिति पर जब काटते हैं चरम स्थिति पर जब काटा जाएगा तो यहाँ तो वेग 0 है, तो वेग 0 है, इसलिए वह नीचे की ओर गिरेगा, नीचे की ओर ऊर्ध्वाधर गिरेगा, याद रखिएगा, क्योंकि वहां पर क्षैतिज वेग 0 गिरेगा। और जब यहाँ पे काटेंगे तो जरा सोचिए, जब इधर से आ रहा है और यहीं कट कर दिए तुरंत, जैसे ही कट करेंगे तो ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे गिरेगा ना भूतल पर। इसका मतलब ये जो होता है ये परवलयाकार पथ होता है। कौन सा पथ होता है परवलयाकार, परवलयाकार। आगे आप पढ़ेंगे परवलयाकार क्या होता है, परवलय क्या होता है, उसको आप पढ़ेंगे। वैसे प्रक्षेप गति तो आप पढ़े ही होंगे।
तो यहाँ पर देखिए कि परवलयाकार होता है जब इधर से गिरता है ऐसे, तो ठीक है, तो यहाँ पर गिरेगा तो परवलयाकार होगा, ठीक। और अगला देखेंगे हम लोग 13 नंबर। ये था 12 नंबर। 12 नंबर में यही 2 प्रश्न थे, इसमें कुछ नहीं था, ठीक है। चलिए 13 नंबर देखा जाए। 13 नंबर कह रहा है कि किसी व्यक्ति की भार 70 किलोग्राम है, ठीक है। वह एक गतिमान लिफ्ट में तुला पर खड़ा है। देखिए एम दिया गया है 70 किलोग्राम, ठीक है, और ये लिफ्ट है और लिफ्ट पर एक तुला रखा हुआ है जिस पर ये व्यक्ति खड़ा है। सपोज दैट, मान लिया जाए कि ये व्यक्ति है, ठीक है, और ये खड़ा है। व्यक्ति बना दिया जाए, ये खड़ा है। चलिए व्यक्ति बना दिया गया, ठीक है, ये खड़ा है। इसका वजन कितना है? 70 किलोग्राम है और ये तुला है, इस पर वो खड़ा है। जब इस तुला पर खड़ा है और यह तुला ऊपर जाएगी या तो नीचे जाएगी या तो स्थिर रहेगी, उस समय यह तुला कितना द्रव्यमान बताएगा, यही पूछा जा रहा है, ठीक है। तो लिफ्ट की गति हम पढ़ा चुके हैं। पहला स्थिति ये है कि 10 मीटर पर सेकेंड के एक समान चाल से ऊपर की ओर जाएगी। तो देखिए जब एक समान चाल से, पहला स्थिति एक समान चाल, जब एक समान चाल से ऊपर की ओर चले, तो इस कंडीशन में समान चाल है तो त्वरण तो 0 होगा। त्वरण क्या हो जाएगा? 0। जब त्वरण 0 हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि वह जो ऊपर की तरफ ये जा रहा है, तो जब त्वरण 0 हो जाएगा तो हमें पता है कि जो r है, पहली बात ये है कि mg नीचे की तरफ होगा और r ऊपर की तरफ होगा, ठीक है। तो r जो हो जाएगा वह mg के बराबर होगा और वही वह वस्तु भार दिखाएगा। अर्थात w बराबर क्या लिख देंगे? r, और r बराबर क्या हो जाएगा? mg, क्योंकि a क्या है? 0 है। अगर a भी होता तो हम ऊपर लिखते क्या कि t प्लस r बराबर mg, ऐसे लिखते, t प्लस r बराबर mg लिखते। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि जब त्वरण समान है, वेग समान है, तो त्वरण तो कार्य कर नहीं रहा है, तो कोई बल लगेगा नहीं ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ जब कोई बल नहीं लगेगा तो इसका मतलब ये है कि r बराबर सीधे हम क्या लिखेंगे? mg लिखेंगे। तो w बराबर r बराबर mg, और mg कितना है? तो 70 किलोग्राम। ठीक है, क्लियर। दूसरा देखिए, कह रहा है कि लिफ्ट का दूसरा नंबर, बी नंबर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कि एक समान त्वरण से नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। जब नीचे की ओर a बराबर 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जब नीचे की तरफ आएगा, तो इस कंडीशन में हमें पता है कि जो r हो जाएगी, नीचे की तरफ आ रहा है, तो जब नीचे की तरफ आ रहा है तो r तो केवल ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ mg तो ज्यादा है, तो हम ऐसे लिखेंगे ना कि mg प्लस क्या ma बराबर r, यही लिखेंगे। तो अब देखिए कि यह ma, जो ma होगा, ये हम देखेंगे कि क्या हो जाएगा कि a नीचे की तरफ जा रहा है, त्वरण नीचे की तरफ है और mg भी नीचे की तरफ है। जो तनाव बल कार्य करेगा वह तनाव बल, यहाँ पर हम देखेंगे कि तनाव बल T प्लस R बराबर mg, तो mg तो नीचे होगा
mg कहाँ है, नीचे की तरफ लग रहा है, और जो बल है वो भी किधर की तरफ, नीचे की तरफ लग रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर हम क्या करेंगे कि भार में से ये जो mg माइनस एम ए नीचे की तरफ जब त्वरण से आ रहा है और ये कितने बल लगाएगा, mg, तो इसमें से ma घटा देंगे तो क्या निकल जाएगा, r, और जो r होगा वही क्या दर्शाएगा, ये भार दर्शाएगा। जब ऊपर की तरफ जाता है तो mg प्लस ये ma कर देते, ठीक है, और नीचे की तरफ आ रहा है तो हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर r बराबर क्या हो जाएगा, तो r बराबर हो जाएगा mg, तो m है 70, g है 10 और ma, तो ये लिख देंगे 70 गुणे a का मान 5, तो ये हो जाएगा कितना 700 और माइनस ये हो जाएगा 350, ये न्यूटन में है, ठीक है, ये न्यूटन में है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये 350 न्यूटन हुआ, तो इधर तो m इंटू जी डैश करेंगे, m इंटू जी डैश, तो m बराबर अगर द्रव्यमान पूछा जाए तो 350 बटा 10, तो ये हो जाएगा कितना 45 किलोग्राम। ये तो पूरा का पूरा बल है ना, तो बल है तो हम अगर द्रव्यमान निकालेंगे तो mg जी से भाग दे देंगे, बस निकल जाएगा ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा कितना 35 किलोग्राम। कब, जब नीचे की तरफ जाएंगे तब, उस दशा में, ठीक है। अच्छा, अगला कह रहा है c, जब 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से ऊपर की ओर जा रहा है, तो इसको इसी को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जब c है कि 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाएगा, तब इस कंडीशन में r बराबर हम क्या लिखेंगे, mg प्लस ma लिख देंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा कि mg ma बराबर mg माइनस r लिखते, ma बराबर हम ये लिखते ना कि ऊपर ma बराबर क्या लिखते कि r माइनस mg, तो mg इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा mg प्लस ma, तो m का मान है 70 और गुणे 10 और प्लस m का मान 70 गुणे 5, तो 70 कामन ले लें, 10 5 15 हो जाएगा, 10 और 5 जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा, गुणा कर दीजिए तो 0, यहाँ पर हो जाएगा कितना 15 7 105, यानी इतना न्यूटन r, और r बराबर m है, तो m अगर ज्ञात करना हो तो 100 यानी 1050 में 10 से भाग दे दें तो 105 किलोग्राम। ये केजी में बदलना था, तो केजी में बदलने के लिए न्यूटन आ गया, केजी में बदलने के लिए हम क्या करते हैं 10 से भाग दे देंगे, गुरुत्वीय त्वरण से भाग दे देंगे। हो गया। कह रहा यदि लिफ्ट की मशीन में खराबी आ जाए और वह गुरुत्वीय प्रभाव में मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरे तब पाठ्यांक क्या बताएगा। तो जब मुक्त रूप से नीचे की तरफ गिरेगा तो हमने बताया है कि स्वतंत्र रूप से जब रस्सी टूट जाती है, लिफ्ट गिरने लगता है, तो मनुष्य अपना भार शून्य महसूस करता है, भारहीनता का महसूस करता है, उस समय उसका भार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी ये तीनों लग गए, ठीक है। ये 13 नंबर में डी का क्या आ जाएगा, डी का हो जाएगा 0, ठीक है। चलिए आगे देखा जाए। आप सभी लोग पहले एक बार देख लीजिए, फिर इसके जो है वीडियो को रिवाइंड करके और शार्ट स्क्रीन लेकर और आप सब लोग एक फेयर कॉपी पर लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला है, चित्र में 4 किलोग्राम संगति के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। चलिए हम समय ग्राफ दर्शा देते हैं, ठीक है। ये है समय ग्राफ दर्शाया जा रहा है, यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 3 है, और ये कह रहा है x मीटर में और ये कह रहा है t सेकेंड में, और यहाँ से स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है और फिर ये ऐसे हो जाता है, ठीक है।
तो ये है ए और ये है ए डैश। देखिए 0 से 4 सेकंड में यह 3 मीटर की दूरी तय की है और उसके बाद 4 से आगे जितना भी समय लगा तो ये कांस्टेंट हो गया यानी स्थिर हो गया, ये दूरी कोई नहीं तय कर रहा है, इसका मतलब वहीं पर है। ठीक है, ए से ए डैश तक जाता है। तो देखिए इसमें आपको क्या क्या बताना है। पहला है चित्र में 4 किलोग्राम संगति के किसी पिंड का स्थिति समय ग्राफ दर्शाया गया है। टी 0 से कम है और टी 4 से अधिक है, तब S बराबर S 0 और 4 के बीच के लिए पिंड पर आरोपित बल क्या होगा। 0 और 4 के बीच में पिंड पर आरोपित बल F पूछा गया है। ठीक है, पहला नंबर F पूछा गया है कब, 0 से 4 के बीच में, 0 से 4 के बीच में। ठीक है, दूसरा है t बराबर 0 तथा t बराबर 4 सेकेंड पर आवेग क्या होगा। केवल एक विमीय गति पर विचार कीजिए, सिर्फ एक विमीय गति पर ही हमें विचार करना है। ठीक है, तो चलिए आवेग तो आप जानते हैं कि आवेग बराबर क्या होता है, आवेग। तो आवेग संवेग परिवर्तन की दर हम कह सकते हैं p2 माइनस p1, ये बताया जा चुका है। तो चलिए यहाँ पर हम विचार करते हैं कि जब 0 से कम है, कम के लिए स्थिति जो समय ग्राफ दर्शाया गया है। ठीक है, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि ये O है और जब इससे कम होगा तो ये इधर की तरफ है, ये ग्राफ में दर्शाया गया है इधर की तरफ। ठीक है, तो इधर की तरफ है ये ऐसे, तो इसका मतलब है कि 0 से कम है तो कण जो है O डैश से O तक है। ठीक है, जो कि विस्थापन इसका शून्य है, ये विस्थापन दर्शा रहा है x मीटर, तो विस्थापन इसका शून्य है, O से O डैश तक विस्थापन क्या है, शून्य है। और कण मूल बिंदु पर विराम में है, अतः कण पर कार्यरत त्वरण एवं बल सभी शून्य होंगे। यहाँ पर जो है कार्यरत जो बल होगा और जो त्वरण होगा वो सभी के सभी क्या होंगे, शून्य होंगे, क्योंकि इससे पहले यह जो है कोई दूरी तय ही नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब विरामावस्था में है, न इस पर त्वरण कार्य कर रहा है, न इस पे वेग काम कर रहा है। तो विरामावस्था में है तो इस दूरी भी नहीं तय कर रहा है, कहाँ से कहाँ तक, O डैश से O तक। तो ये 0 से पहले, समय स्टार्ट होने से पहले। ठीक है, तो इधर O से पहले बल भी शून्य, O से पहले बल भी शून्य हो जाएगा। ठीक है, O से पहले बल भी शून्य, त्वरण भी शून्य होगा। क्लियर है। अच्छा, दूसरा इसी में कह रहा है 4 से अधिक, जब 4 से अधिक हो जा रहा है, 4 से अधिक, तो भी आप देख रहे हैं कि यह कोई दूरी नहीं तय कर रहा है। इसका मतलब ये 4 से जैसे ही अधिक होता है तो उस कंडीशन पर भी ग्राफ जो दिया गया है ए डैश, तो इसमें भी हम देख रहे हैं कि नियत दूरी हो जाता है। इस पर यह कण जो है विराम में है, अतः कण पर कोई त्वरण कार्य नहीं करेगा। इस पर भी यहाँ से यहाँ तक कोई, जब ये गति कर ही नहीं रहा है, रुका हुआ है, तो इस पर न त्वरण कार्य करेगा न बल कार्य करेगा, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इसी में तीसरा नंबर है कि 4 और 0 के बीच में, जब 4 और 0 के बीच में है तो इस कंडीशन में बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो हम देख रहे हैं कि जो ग्राफ है OA, ठीक है, तो OA जो ग्राफ है वो एक जो है सीधी रेखा है। इसका मतलब ये है कि आप तो जानते हैं कि V बराबर क्या होता है, S/T। तो यहाँ पर V S/T, जो ये वेग है, ये T जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे समान वेग से ये गति कर रहा है। इसका वेग जो है कभी बहुत तेजी से बढ़ नहीं रहा है, समान वेग से गति कर रहा है। और जब समान वेग से गति करेगा तो इसका मतलब यह है कि यह त्वरण इस पर शून्य होगा जब समान वेग गति कर रहा है। ये समान वेग है, ये देख रहे हैं ना। यहाँ पर जब भी इस तरह का दिखे कि ये t हो और ये x हो, तो इसका मतलब है कि यह रेखा समान वेग प्रदर्शित करता है, समान वेग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x प्रोपोर्शनल t है, यानी समान समय में समान दूरी तय करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में त्वरण क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जब 0 से t
अधिक हो और 4 के बीच हो तो इसमें वेग समान होगा, वेग समान है, अतः त्वरण 0, तो बल भी क्या हो जाएगा, 0 होगा। ठीक है, चलिए दूसरा कह रहा है t बराबर 0 तथा t बराबर 4 सेकंड पर आवेग बताइए। तो आवेग तो आप जानते ही हैं, आवेग क्या होता है, तो आवेग होता है, आवेग दूसरा नंबर है आवेग। तो आवेग अभी बताया गया क्या, एम भी माइनस एम यू, क्यों, तो एम भी, तो एम तो दिया गया है कितना किलोग्राम है, एम भी है 4 किलोग्राम, तो 4 इंटू भी माइनस 4 इंटू यू, तो 4 गुणे भी माइनस यू, ऐसे हम लिख सकते हैं। अच्छा, ये 3 मीटर पर सेकेंड है, देखिए ना यहाँ पर आ गया है, तो इसका मतलब 3 मीटर की दूरी तय किया है 4 सेकेंड में, तो जो चाल हो जाएगा वो तो 3/4 होगा और माइनस 0, तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 3। अब देखिए यहाँ पे 3/4 तो 0.75, ठीक है, और गुणे 4 कर दिया जाए तो इतना ही आएगा, 4 4 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा कितना, 3 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा आवेग, क्या हो जाएगा, आवेग। ठीक है, तो हम ये लिख सकते हैं ये आवेग के लिए। तो लगा लीजिए, ये था प्रश्न नंबर 14। फिर से समझ लीजिए, पहला कह रहा था कि O से O डैश के बीच में, यानी 0 से पहले, तो जो पहला प्रश्न था A, उसमें 3 प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि t 0 से कम है तब, तो 0 से कम है तो इधर है, तो इधर बल भी शून्य, त्वरण भी शून्य। ठीक है, दूसरा कह रहा था कि जब t 4 से अधिक हो जाए, तो जब t 4 से अधिक हो जाए तो भी ये स्थिर हो जाता है, ये कोई दूरी नहीं तय करता, दूरी तय करेगा तब जब ऊपर जाएगा, ऊपर जा ही नहीं रहा है, कांस्टेंट हो जा रहा है। इसका मतलब है कि इसमें वेग भी शून्य है, त्वरण भी शून्य है, तो बल भी शून्य होगा। और तीसरा कह रहा था कि जब t 0 और 4 के बीच में है, तो 0 और 4 के बीच में है तो इसमें वेग समान हो गया, वेग क्या हो गया, समान। जब वेग समान है तो त्वरण 0 हो जाएगा, तो बल भी क्या हो जाएगा, 0। अब कह रहा था आवेग ज्ञात कीजिए 0 और 4 पर, बी नंबर। तो यहाँ 0 पर वेग शून्य है, लेकिन ए पर पहुंचा है तो वेग कितना हो गया है, किस वेग से ये ए पर पहुंचा है, तो 3/4 के वेग से पहुंचा है। ये दूरी है, ये समय है, तो वेग बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बटा समय, 3/4 माइनस प्रारंभिक वेग तो 0 है, तो ये 0 और 4 से गुणा कर दिया गया, द्रव्यमान 4 दिया है, तो ये आ गया कितना, 3 किग्रा मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलिए आइए 15 नंबर देखा जाए। कह रहा है किसी घर्षण रहित मेज पर 10 किलोग्राम तथा 20 किलोग्राम के 2 पिंड किसी पतली डोरी द्वारा आपस में जुड़े हैं। 600 न्यूटन का कोई क्षैतिज बल, एक क्षैतिज बल पहला ए पर, दूसरा बी पर डोरी के अंदिश लगाया जाता है। प्रत्येक स्थिति में डोरी के तनाव क्या होगा। पहली बार ए पर लगाते हैं और दूसरी बार बी पर लगाते हैं। तो चलिए, ये मेज है और ये घर्षण रहित है और ये 2 ठे पिंड है। ठीक है, एक है M1 और दूसरा है M2। M1 है, M1 ये है और M2 ये है। M1 का मान है 10 किलोग्राम और M2 का मान है 20 किलोग्राम, 20 केजी। ठीक है, और कह रहा है कि पहले M1 पर इनको जो है रस्सी से बांध दिया गया, तो रस्सी से बांध दिया गया और इस पर बल लगाया गया F1, M1 पर लगाते हैं, तो इसमें जो तनाव होगा वो T इधर की तरफ, इसको इधर, T इधर की तरफ। ठीक है, तो पूछ रहा है कि A पर क्षैतिज बल A पर कितना कार्य करेगा। 600 न्यूटन का बल लग रहा है, कितना लग रहा है, 600 न्यूटन। F बराबर 600 न्यूटन का बल लगाकर इधर की तरफ हम खींच रहे हैं। तो पूछ रहा है A पर कितना बल कार्य करेगा और B पर
ए पर 600 न्यूटन का और बी पर जब 600 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में डोरी में तनाव, इस डोरी में तनाव ज्ञात करना है। चलिए हमने इस पर लगा दिया M1 पर, तो जब M1 पर लगाएंगे पहली स्थिति में तो इसका मतलब ये है कि अब ये दो कंडीशन हुआ, एक इसके लिए एक इसके लिए, तो ये F1 ठीक है और माइनस टी, तो टी कर दिया जाए F1 माइनस टी बराबर लिखेंगे क्या M1 इंटू ए, समीकरण नंबर ए। ठीक है, दूसरा जब ये M2 पर कार्य करा तो T निकलेगा, T अधिक है तो T माइनस यहाँ पर लिखेंगे क्या M2 इंटू T माइनस, अब जब T बराबर लिखेंगे क्या T इधर की तरफ है तो T माइनस M2 इंटू, या T बराबर लिख दें क्योंकि इस पर बल तो पता ही नहीं, तो T बराबर M2 इंटू ए, यही लिखेंगे B के लिए इस कंडीशन में। ठीक है, ये T है और इस पर तो बल पता ही नहीं है, अब ये खींच रहे हैं तो 600 न्यूटन का बल तो हम इस पर लगा रहे हैं, इस पर तो लगा नहीं रहे हैं, तो यहाँ पर T हो जाएगा M2 इंटू ए के बराबर, तनाव उतना ही होगा जितना इस पर बल लगेगा, तो T बराबर M2 इंटू ए। अब ये T का मान यहाँ रख दिया जाए तो F1 माइनस M2 इंटू ए बराबर M1 इंटू ए, तो F1 बराबर हो जाएगा M1 इंटू ए प्लस M2 इंटू ए। अब देखिए यहाँ पे F का मान है कितना 600 न्यूटन, M1 का मान कितना है 10 इंटू ए और ये है 20 इंटू ए, तो ए बराबर हो जाएगा 30 हो जाएगा ना, तो 600 बटा यहाँ पर लिखेंगे कितना 30, तो ये हो जाएगा कितना 20, तो 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण हो गया। इसलिए जो तनाव T होगा वो M2 इंटू ए के बराबर होगा और M2 कितना है 20 है, गुणे 20 बराबर 400 न्यूटन, तो ये T जो आ गया ये 400 न्यूटन के बराबर होगा। दूसरी स्थिति जब हम B पर लगाएंगे, B पर लगा रहे हैं बल कितना F2, अगर हम इस पर लगाएंगे तो इसका मतलब ये है कि देखिए जब ये M1 है और ये M2 है, हम इधर की तरफ बल लगा रहे हैं F, जो कितना लगेगा 600 न्यूटन लगेगा, तो ये जो है इधर इधर ये T है, ये भी T है और ये M1 है, तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि F माइनस T बराबर लिखेंगे M2 इंटू ए, तो M2 इंटू ए, तो यहाँ पर और दूसरा T बराबर लिखेंगे M1 इंटू ए, ये अलग है, दूसरा है B नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर M1 इंटू ए लिख दें, तो M1 इंटू ए बराबर M2 इंटू ए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा तो F बराबर हो जाएगा M2 इंटू ए प्लस M1 इंटू ए, तो यहाँ पर भी 600 न्यूटन है, तो ये हो जाएगा कितना 20 इंटू ए प्लस 10 इंटू ए, तो ए बराबर यहाँ भी 30 हो जाएगा, तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ भी ए का मान कितना आ गया, यहाँ भी आ गया ए का मान 20 न्यूटन पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब तनाव जो हो जाएगा T जो हो जाएगा M1 इंटू ए, तो M1 का मान कितना है 10 गुणे ए का मान है 20 बराबर आ जाएगा कितना 200 न्यूटन। तो ये लिख लीजिए। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा कि जब हम उधर लगाएंगे तब तनाव और जब इधर लगाएंगे इस पर लगाएंगे तब तनाव। ठीक है, निकाल दीजिए जल्दी से। ये था कौन सा नंबर 15 नंबर। अब आइए 16 नंबर पे। ठीक है, तो 16 नंबर देख लिया जाए। हटा दिया जाए। चलिए सोलह नंबर में देखा जाए। 8 किलोग्राम तथा 12 किलोग्राम के दो पिंडों को किसी हल्की आदितान्य डोरी जो घर्षण रहित घिरनी पर चढ़ी है के दो सिरों पर बांधा गया है। पिंड के मुक्त रूप से छोड़ने पर
उसके त्वरण तथा डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए। कहा जा रहा है कि ये घिरनी है, इस पर जो है ऐसे दो पिंड को लटका दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये M2 है और ये है M1, ठीक है। तो इसमें T ऊपर, इसमें भी T ऊपर की तरफ, ठीक है। अब देखिए ये नीचे की तरफ कार्य करेगा M1G और T ऊपर की तरफ। अगर ये त्वरण A है तो A त्वरण ऊपर की तरफ होगा और इसमें त्वरण जो A होगा वो नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हमें पता है कि M1 जो है 8 किलोग्राम है, 16 नंबर है। M1 कितना है, 8 किलोग्राम है और M2 कितना है, तो ये है 12 किलोग्राम, ठीक है। तो पहला कंडीशन में हम देख रहे हैं कि T ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T माइनस M1G, ठीक है। M1G बराबर M1 इंटू A, पहला शर्त है। तो T माइनस M1G, तो M1 कितना है 8 गुणे G का मान 10 रख दिया जाए, G का मान 10 रखा जाए 10, ठीक है। बराबर M1 है कितना 8 इंटू A, ठीक है। तो ये हो गया समीकरण A। दूसरा है दूसरे पिंड के लिए M2 के लिए। अब देखा जाए तो यहाँ पर है कि M2G माइनस T बराबर M2 इंटू A। तो M2 कितना है 12 गुणे 10 माइनस T बराबर हो जाएगा कितना 10 इंटू A, समीकरण 2। अब 1 प्लस 2 जोड़ दिया जाए तो T माइनस 80 बराबर 8A और 120 माइनस T बराबर 12 है, यहाँ 12 है, तो 12A जोड़ देंगे तो ये T कैंसिल हो जाएगा, ये T कट जाएगा, क्यों 80 120 में से निकल जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 40 बराबर 12 और 8 20A। तो A बराबर हो जाएगा कितना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, जब A का मान आ गया, ठीक है, तो पूछा गया है कि क्या पूछा गया है इसमें कि डोरी में तनाव ज्ञात कीजिए और त्वरण तो आ गया। अब तनाव ज्ञात करना है तो T किसी एक में रखकर निकालने, समीकरण 1 से अगर निकालना चाहते हैं तो 1 से, ठीक है। तो T बराबर M1A प्लस M1G, तो इसमें रख दिया तनाव, तो M1 कितना है 8 गुणे 2 प्लस 8 गुणे 10, तो 8 दूना के 16 और 80, तो ये हो जाएगा कितना 96, तो 96 न्यूटन का बल लगेगा तनाव में, ठीक है। जो T होगा वो आ गया कितना, ठीक है 96 न्यूटन, लगा लीजिए इसको। ये था 16 नंबर। आगे आ जाइए 17 नंबर। प्रयोगशाला के निर्देश फ्रेम में कोई नाभिक विराम में है, यदि यह नाभिक दो छोटे नाभिकों में विघटित हो जाता है तो यह दर्शाइए कि उत्पाद विपरीत दिशाओं में गति करने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि कोई भी एक छोटा कण है और वह जो है दो नाभिक में टूट जाता है, दो कणों में टूट जाता है, तो जाहिर सी बात है कि हमें पता है कि जब वो दोनों पिंड रुके हुए अवस्था में थे तो उनका संवेग क्या था, शून्य था, और टूटने के बाद जब टूट गया तो भी संवेग क्या होगा, शून्य होगा। तो टूटने के बाद संवेग और टूटने से पहले संवेग, ठीक है। तो जब संघट होता है तो संघट से पहले संवेग और संघट के बाद का संवेग नियत रहता है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत ये होता है कि टकराने से पहले या टूटने से पहले संवेग, ठीक है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत, संवेग संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है, यही कहता है ना कि टूटने से पूर्व का संवेग बराबर टूटने के बाद का संवेग, टूटने के पूर्व का संवेग बराबर टूटने के
बाद का संवेग। तो टूटने के पूर्व विरामावस्था में था, रुका हुआ था, तो यह अगर मान लें कि m है तो m इंटू 0, और टूट गया तो दो भागों में बट गया, तो m1 इंटू v1 कर दें प्लस m2 इंटू v2 कर दिया जाए। क्यों? अगर ये दोनों बराबर बराबर टुकड़ों में बट जाता है, दो छोटे छोटे नाविकों में विघटित हो जाता है, दोनों जो है बराबर बराबर भागों में अगर बढ़ जाता है, सपोज दैट, चाहे हम मान लें कि इसी तरह बढ़ जाता है m1 m2 में, तो ये तो 0 हो गया, तो m1 v1 बराबर हो जाएगा माइनस m2 v2। अब देखिए ना, v1 बराबर माइनस m2 अपान m1 और v2, ये माइनस क्या दिखा रहा है? तो माइनस चिन्ह जो है ये विपरीत दर्शा रहा है, कि यह विपरीत, माइनस का सेंस ये है कि विपरीत दिशा में गति करेगी। ठीक है, तो ये था 17 नंबर, प्रूव करना था, ये दर्शाना था। ठीक है, 18 नंबर है, आइए देखा जाए 18 नंबर। दो बिलियर्ड गेंद जिनमें प्रत्येक की संगति 0.05 kg और kg है, 6 मीटर पर सेकंड की चाल से विपरीत दिशाओं में गति करती हुई संघट करती हैं और संघट के पश्चात उसी चाल से वापस लौटती हैं। प्रत्येक गेंद पर दूसरी गेंद कितनी आवेग लगाती है? आवेग पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान दिया गया है, यही 18 नंबर लगा देते हैं। प्रत्येक गेंद का द्रव्यमान m1 बराबर m2 बराबर m बराबर 0.05 kg। ठीक है, और कह रहा है प्रत्येक गेंद की वेग दिया गया है v बराबर 6 मीटर पर सेकेंड, 6 मीटर पर सेकेंड। संघट से पहले प्रत्येक गेंद का संवेग, तो संघट से पहले प्रत्येक गेंद का संवेग अगर p1 है तो p1 बराबर हो जाएगा 0.0 इंटू 5 गुणे 6। ठीक है, और ये हो जाएगा कितना, निकाल लीजिए, तो 0.05 इंटू 6, तो 6 5 30.3 आ गया। ठीक है, तो 0.3 kg मीटर पर सेकेंड। अब देखिए p1 है, अब टकराने संघट के पश्चात चाल से वापस, उसी चाल से वापस जाती है, तो संघट के बाद यहाँ पर लिखेंगे संघट के बाद, तो संघट के बाद वेग v2, तो v2 क्या है -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो p2 क्या हो जाएगा? p2 हो जाएगा बराबर m इंटू v, तो 0.05 गुणे -6 हो जाएगा -0.3 kg। अब देखिए आवेग होता है क्या, तो आवेग हमको पता है कि आवेग बराबर होता है p2 माइनस p1, यही तो होता है ना आवेग। तो आवेग p2 कितना है, तो p2 है -0.3 और kg मीटर पर सेकेंड, और p1 भी 3.3 kg मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा कितना -0.6 kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो माइनस हो जाएगा, ये याद रखिएगा, ऋणात्मक में रहेगा। ठीक है, ये p1 है, p2 है, अभी बताएगा कि आवेग होता है क्या, p2 माइनस p1, p1 माइनस p2 नहीं, p2 माइनस p1, और ये संघट के बाद वेग उतना ही रहता है लेकिन विपरीत हो जाता है, तो विपरीत के लिए क्या लगाएंगे माइनस, ये प्रश्न में ही कह रहा है। ठीक है, चलिए ये था कौन सा, 18 नंबर था। चलिए 19 नंबर में आ जाइए। कह रहा है कि 100 किलोग्राम भार की किसी तोप द्वारा 0.020 किलोग्राम का गोला दागा जाता है। यदि गोले की नालमुखी चाल 80 मीटर पर सेकेंड है तो तोप को प्रतिक्षेप चाल क्या होगा? तो तोप की प्रतिक्षेप का मतलब विपरीत, गोला इधर जा रहा है तो तोप इधर जाएगा, तो उसकी चाल क्या होगा? तो आइए, ऐसा प्रश्न तो हमने बहुत आप सब लोगों के लिए करवाया था। जो लोग नए हैं वे लोग सब्सक्राइब कर लें, जितने भी लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों यारों को खूब शेयर करें, जितना कर सकते हैं उतना करें। ठीक है,
अधिक से अधिक लोग देखेंगे तो और मन लगेगा और जो है और अच्छा कुछ करने का प्रयास किया जाएगा। 100 किलोग्राम द्रव्यमान दिया है कितना, 100 किलोग्राम। ठीक है, 100 किलोग्राम भार की किसी तोप द्वारा, जो ये तोप का द्रव्यमान है m1 और m2 जो है गोले का 0.02 kg, ये गोला है और ये है तोप। ठीक है, यदि गोले की नालमुखी चाल दिया गया है, जब ये दागा जा रहा है तो इसकी चाल दिया गया है। जैसे मान लेते हैं कि ये तोप है, ये तोप है। ठीक है, ये टैंकर पे रखा हुआ है, ये तोप है। ठीक है, और यहाँ से इस पर जो है गोला दागा जाता है, ये बनावट है। अब यहाँ से गोला दागा, तो जब यहाँ से गोला निकलता है, यहाँ से जब ये गोला निकलता है तो इसका वेग दिया गया है कि 80 मीटर पर सेकेंड है। 80 मीटर पर सेकेंड के वेग से इधर की तरफ जाता है, तोप पीछे की तरफ जाएगा। तो तोप जो है पीछे की तरफ जाएगा और पहले तो विराम अवस्था में था, तो विराम अवस्था में था तो गोला सहित तोप का संवेग तो शून्य था। प्रारंभिक स्थिति में गोला सहित तोप का संवेग शून्य होगा। ठीक है, अब यदि गोला के दागने के बाद तोप का वेग भी हो तो गोला दागने के बाद कुल संवेग बराबर हो जाएगा m1 इंटू v और प्लस m2 इंटू 80 और दागने से पूर्व का संवेग यही बराबर लिख देंगे दागने से पूर्व का संवेग। तो हम लिखेंगे दागने के बाद गोला दागने के बाद संवेग, गोला दागने के बाद संवेग बराबर दागने से पहले का संवेग, यही तो लिखेंगे ना। तो गोला दागने के बाद का संवेग क्या है, तो m1 v प्लस m2 इंटू 80 बराबर ये 0। तो m1 का मान रख देते हैं। m1 है 100 इंटू v, m2 है 0.02 किलोग्राम, 0.02 गुणे 80 बराबर 0। तो v बराबर हो जाएगा, उधर चला जाए तो इधर जाएगा तो गुणा कर दें इसमें, तो 0 8 दूना के 16, तो 0.16 आ जाएगा और 8 दूना के 16 तो 1.6 हो जाएगा। ठीक है, तो 1.6, 0 तो पहले आ गया और 8 दूना के 16 तो 1.6 बटा ये 100 नीचे आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 100 नीचे आ गया तो ये हो जाएगा 100 से भाग देंगे तो 0.016 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये प्लस है तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा ना। तो माइनस का मतलब है पीछे, ये माइनस आएगा, माइनस का सेंस होगा पीछे जाएगा, पीछे की ओर माइनस का सेंस है यहाँ पीछे की ओर। ठीक है, लगा लीजिए जल्दी से। अगला है कि कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 अंश के कोण पर विक्षेपित कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा है में कोई परिवर्तन नहीं करता है।
गेंद को कितना आवेग दिया जाता है। तो भार जो है दिया गया है 0.15 किलोग्राम। तो जाहिर सी बात है कि जब उसके संवेग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल दिशा बदल जाता है, तो संवेग जोड़ देंगे, बस वही हो जाएगा आवेग। ठीक है, तो चलिए आइए 20 नंबर देख लेते हैं। बीस नंबर आइए देखिए 20 कह रहा है कि एक बल्ला से, जैसे मान लेते हैं कि ये बल्ला है, ठीक है, ये बल्ला है, ये बल्ला है जिसको कोई व्यक्ति पकड़ा है अपने हाथों से, और इसको जो है मान लिया जाए ये कोई व्यक्ति पकड़ा है, ठीक है, और इसको मारता है। तो जो गेंद जाती है इस पर, गेंद के आने का और गेंद के वापस जाने का, दोनों का वेग में आंकिक मान में कोई परिवर्तन नहीं है, और ये मारता है। ठीक है, बहुत बढ़िया नहीं बना है, कोई बात नहीं, जो बना है उसी से काम चला लेते हैं। ठीक है, तो कोई बल्लेबाज किसी गेंद को 45 अंश के कोण पर विक्षेपित करता है। कितने कोण पर? 45 अंश के कोण पर विक्षेपित मारता है, तो ये 45 अंश के कोण पर विक्षेपित हो जाता है। ठीक है, कर देता है। ऐसा करने में वह गेंद की आरंभिक चाल, जो आरंभिक चाल था, आरंभिक चाल यू बराबर कितना था? 54 किलोमीटर पर घंटा। इसको हम लिखेंगे 54 गुणे 5/18, तो 18 तिया 54, 3 5 15, 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यह वही रहता है, केवल दिशा बदल जाता है। यानी इसका मतलब भी जो दिया गया है 15 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। ठीक है, और कह रहा है कि जब वो आता है तो 45 अंश के कोण पर ही वह जो है उसी वेग से फेंक देता है। ठीक है, तो यू से आया और 45 अंश के कोण पर चला गया 36 से, तो 45 अंश के कोण पर ये चला जाता है ऊपर की तरफ, इधर की तरफ। तो आता है किस वेग से? तो यू वेग से ही आता है। अब इसका मतलब ये है कि जब यह आवेग जब पूछा जाए तो हम पहले क्या करेंगे, सर्वप्रथम कि जो आ रहा है, गेंद आ रहा है उस कंडीशन में, ठीक है, तो गेंद के आने की डायरेक्शन, गेंद के आने का जो डायरेक्शन है वो किस कोण पर है। तो जैसे सपोज दैट हम एक तरफ से समझे कि मान लेते हैं कि गेंद जो है, अगर सपोज दैट गेंद अगर ये मान लेते हैं कि यहाँ पर बल्ला है और ऐसे है, गेंद आती है इधर से, ठीक है, तो गेंद आती इधर से, जब ये बल्ला चलाते हैं तो गेंद निकल जाती है इधर की तरफ, यू वेग से यू वेग से। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर क्या है कि जब ये बल्ला से लगता है तो बल्ला से लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, बल्ला से लगेगा तो ऊपर की तरफ जाएगा, और जब ये आता है इधर की तरफ तो ये इधर से आता है तो इधर की तरफ जा रहा है। समझिए, फिर से अच्छी तरह से इसको समझ लीजिए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हम ये देखेंगे कि जो 45 अंश का कोण बन रहा है वो 45 अंश के कोण पर जो भी वेग आ रहा है वह वेग से 45 अंश के कोण पर विक्षेपित रहता है। अर्थात जब हम बल्ले पर फेंकते हैं, जैसे मान लेते हैं ऐसे बल्ला है और ऐसे आएगा तो इस तरह गिरेगा ना, इस तरह, तो जब इस तरह गिरता है तो वो बल्ले से 45 यानी इसकी दिशा 45 अंश बदल जाता है। अर्थात ये पूरा कितना हो जाएगा? 45 अंश। और ये बल्ला है तो बल्ला और 45 अंश का ये है, तो ये दोनों कोण आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, तो ये 22.5 अंश होगा और ये भी कितना होगा? 22.5 अंश होगा। तब जब ये आ रहा है तो ये तो इसका वेग तो इधर की तरफ है, तो ये नीचे की तरफ होगा। ठीक है, अब इसके दो घटक निकालने, एक इधर और एक नीचे की तरफ। तो यू आ रहा था इस तरह, तो इधर की तरफ हो जाएगा क्या? तो अगर हम देखें यहाँ पर तो ये जो कोण है ये, ठीक है, ये तो ये इधर की तरफ, तो यहाँ पर मान लेते हैं थीटा कोण है अगर ये, तो ये इधर की तरफ क्या हो जाएगा? या इधर ये थीटा कोण मान लेते हैं थीटा, तो इधर की तरफ हो जाएगा यू कास थीटा, तो इधर की तरफ हो जाएगा यू साइन थीटा।
अच्छा, जब ये इधर की तरफ जा रहा है, इधर की तरफ, तो यहाँ से ये कोण बन रहा है। ये जब इधर की तरफ जा रहा है तो इधर कुछ ना कुछ कोण होगा ना इसका। तो इसका मतलब ये है कि 22.5 जब ऊपर है तो ये 90 डिग्री का होगा, तो ये 67.5 अंश हो जाएगा। तो इधर की तरफ निकालेंगे तो ये इधर की तरफ यू कास थीटा और इधर की तरफ क्या हो जाएगा, तो यू साइन थीटा। या तो हम अगर ये 22.5 रखते हैं, अगर क्या 22.5, तो ये भी तो 22.5 होगा, तो ये ऊपर की तरफ हो जाएगा क्या, यू कास थीटा। तो हम इसको लिख दें इधर भी यू साइन थीटा, यू साइन थीटा। ठीक है, तो अब देखिए कि दोनों स्थितियों में जो है इनका हम संवेग देखेंगे। ध्यान समझिएगा कि दोनों ही स्थितियों में इधर क्षैतिज वेग तो इधर है, एक ही तरफ है, इधर से आ रहा है, बल्ला पर मारे बस 45 अंश का घूम गया। ये जो कोण हुआ ये 45, हमने कहा कि ये इधर से आ रहा है, जब मारते हैं तो 45 अंश का कोण घूम जाते हैं, तो ये बल्ला है और इस पर जब आता है तो 45 अंश कोण पर इधर की तरफ फेंकता है। इधर से आएगा तो इधर चला जाएगा, 45 अंश के कोण पर जा रहा है। ठीक है, अब हमें ये देखना है, ध्यान समझिएगा कि हमको संवेग में परिवर्तन देखना है। तो गेंद के लिए जो है अगर हम देखें तो जो इधर से आ रहा है, इधर से, तो इसका प्रारंभिक वेग तथा जो इधर से जा रहा है इसका अंतिम वेग, दोनों के लंबवत घटक तो हमने निकाल लिया और इन लंबवत घटकों को हमने देखा कि यू कास थीटा और यू साइन थीटा है। क्यों, तो इसमें गेंद का आवेग हो जाएगा रेखीय संवेग में परिवर्तन। गेंद का आवेग हो जाएगा रेखीय संवेग में परिवर्तन। तो इस संवेग में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है, तो इसमें तो आवेग शून्य होगा क्योंकि ये भी वही है, ये भी वही है, तो इधर की तरफ तो वही रहेगा, तो इधर तो संवेग शून्य होगा क्षैतिज। लेकिन यू कास थीटा देखिए एक नीचे की तरफ है और एक क्या है, ऊपर की तरफ है। तो इसमें हम कर दें P1 और इसको कर दें क्या, P2। तो P1 बराबर क्या है, तो यू कॉस थीटा। ठीक है, यू कॉस थीटा और P2 बराबर क्या है, ये भी यू कॉस थीटा, लेकिन डायरेक्शन क्या है, बदला हुआ है, इसलिए आवेग जब निकालेंगे तो ये P2 माइनस P1 होगा, अर्थात माइनस यू कॉस थीटा और माइनस यू कॉस थीटा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, तो ये माइनस 2 यू कॉस थीटा। अब ये 2 माइनस 2 यू का मान हमें पता है कितना है, तो 15 है, गुणे 15 और कास 22.5 अंश रखेंगे हैं, कास 22.5 अंश। तो ये 15 दूना के 30 और कास 22.5 अंश का मान अंडर रूट होता है 2 प्लस रूट 2/2। ये कास 22.5 अंश का मान होता है, तो रख लीजिएगा, यही हो जाएगा आवेग किग्रा मीटर पर सेकेंड। फिर से समझ लीजिए, यहाँ पर जैसे ये बल्ला पर हमने मारा तो ये आया इधर की तरफ, 45 अंश के कोण पर ये निकल गया, तो इसके बीचों बीच जो होगा वो 22.5 इधर होगा, 22.5 इधर होगा, तो उसी को यहाँ पर हम दर्शा रहे हैं। यहाँ पर तो ये 22.5 हो जाएगा, ये 22.5 हो जाएगा। तो इधर जो ये वेग, इधर जो वेग का दो घटक निकाला गया, ये नीचे की तरफ जा रहा था, तो ये यू साइन थीटा इधर की तरफ और यू कास थीटा नीचे की तरफ, और जब ये जा रहा है इधर की तरफ तो इसके लिए भी जो घटक होगा वेग का, तो यू साइन थीटा इधर की तरफ और यू कास थीटा ऊपर की तरफ यू कास थीटा। अब देखिए ये दोनों तो एक ही दिशा में है, तो इसमें संवेग में परिवर्तन तो शून्य होगा, इस पर आवेग शून्य होगा, इस पर आवेग शून्य, क्योंकि दिशा एक ही है। लेकिन इसमें आवेग क्या है, तो इसमें संवेग एक नीचे की तरफ एक ऊपर की तरफ, दिशा बदल गया है। जब दिशा बदल जाएगा तो आवेग शून्य नहीं होगा, तो इसी समय आवेग कार्य करेगा, इस पर आवेग कार्य नहीं करेगा। इसीलिए हम केवल ऊर्ध्वाधर घटक ही लिए। ठीक है, हालांकि इस कोण को लेंगे तो क्षैतिज घटक और इसको ये ऊर्ध्वाधर घटक वाला ये शून्य हो जाएगा, ये आया है। अब इसको तो लगा लेंगे आप लोग। चलिए, ये था 20 नंबर। आइए आगे। किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम संहति का कोई पत्थर क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40
चक्कर प्रति मिनट की चाल से चलकर लगाता है। डोरी में तनाव कितना है? यदि डोरी 200 न्यूटन के अधिकतम तनाव को सहन कर सकता है तो अधिकतम चाल ज्ञात कीजिए जिससे पत्थर को घुमाया जा सकता है। देखिए, कहा जा रहा है किसी डोरी के एक सिरे से बंधा 0.25 किलोग्राम पत्थर, ठीक है, क्षैतिज तल में 1.5 मीटर त्रिज्या के वृत्त पर 40 चक्कर प्रति मिनट के दर से घुमाया जाता है। तो जो दिया गया है 40 चक्कर प्रति मिनट के दर से, तो यह उसका फ्रीक्वेंसी है, एन है। क्या है? फ्रीक्वेंसी। और कोणीय वेग में होता है ओमेगा बराबर 2πn। देखिए, कह रहा है कि ये क्षैतिज वेग में घुमा रहे हैं, क्षैतिज, ठीक है। और इसकी त्रिज्या जो दिया गया है 1.5 और ये n बराबर दिया गया है 40 चक्कर प्रति मिनट, 40 चक्कर प्रति मिनट, ठीक है। तो ये तो n हो गया, तो सेकंड में निकाल लेते हैं। तो 1 मिनट में इतना है, तो 1 सेकंड में कितना होगा? तो मिनट को सेकंड में बदल दिया जाए। 1 मिनट में 4 चक्कर, तो 1 सेकंड में कितना? तो 4/60 कर देते हैं, ठीक है। तो इतना चक्कर प्रति सेकंड हो जाएगा, चक्कर प्रति सेकंड। तो ये हो जाएगा 1/15। देखिए, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो ओमेगा बराबर हम जानते हैं 2πn होता है। ओमेगा बराबर क्या होता है? 2πn। 2 गुणे पाई गुणे n का मान 1/15 रखेंगे, तो ये ओमेगा आ गया, ठीक है। अब देखिए, जब इसको हम घुमाते हैं तो कह रहा है कि इस पर जब घुमाएंगे तो तनाव बल कार्य करेगा, अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल दोनों कार्य करेगा। तो डोरी में तनाव और द्रव्यमान कितना दिया है? तो m दिया गया है, जो ये पिंड है, ये द्रव्यमान दिया गया है 0.25 किलोग्राम, 0.25 kg, ये दिया गया है 0.25 kg। यहाँ पर m बराबर 0.25 दिया गया है, ठीक है। अच्छा, ये 4 चक्कर प्रति मिनट नहीं, 40 चक्कर प्रति मिनट है, तो 40 लिख लीजिएगा। यहाँ 10 हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, 5 3 15, 2/3, ठीक है। तो यहाँ पर 2/3 कर दीजिए। ओमेगा पता हो गया। अब जब ये इस वेग से घुमाया जा रहा है, तो जो तनाव T है वो अभिकेंद्र बल होता है। तो T अभिकेंद्र बल के बराबर होगा या अपकेंद्र बल के बराबर? अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल क्या होता है? तो m v²/r या फिर m ω² × r। तो ये तनाव T निकल जाएगा, क्या है? ओमेगा भी आ गया है, m का मान दिया गया है 0.25 और ओमेगा का मान आ गया है 4π/3, पाई का मान रख लीजिएगा, और r का मान दिया गया है 1.5। तो इतना न्यूटन बल हो जाएगा। ये तो तनाव आ गया, ठीक है। 22/7 रख लीजिएगा यहाँ पे, पाई का मान 22/7, और जब निकालेंगे तो ये 6.6 कुछ न्यूटन ऐसे ही आएगा, ठीक है। अब ये केवल कैलकुलेशन करना है। दूसरा क्या है, इसी में 21 नंबर था, इसी में दूसरा कह रहा था कि अधिकतम तनाव बल, यानी T बराबर कह रहा है कि कितना हो जाए? T बराबर 200 न्यूटन। तो T बराबर 200 न्यूटन हो जाए तो वेग क्या होगा? तो हम T बराबर लिख दें mv²/r। तो दिस इम्प्लाइज T के जगह पर 200 बराबर m का मान दिया है कितना? 0.25 × v²/r, और r का मान है 1.5। तो v² बराबर हो जाएगा 200 गुणे 1.5 अपान 0.25। ये v² है, तो ये नीचे का ये 100 से गुणा कर दें, 0.25 पे नीचे भी 100 का गुणा कर दें, ऊपर भी 100 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा कितना? 200 गुणे 150/25। ये 25 वाट है 200,
और 15 बटे 120 यानी 1200 भी स्क्वायर बराबर। ठीक है, दिस इम्प्लाइज भी बराबर हम निकाल सकते हैं। भी बराबर आ जाएगा कितना, तो अंडर रूट में 1200। 1200 का मतलब है कि 400 गुणे 3 तो 20√3, तो इतना हो जाएगा। ठीक है, भी तो भी का मान हो गया इतना मीटर पर सेकेंड। क्लियर है। अब इसको निकाल लेंगे तो ये लगभग आ जाएगा 20√3, तो गुणा कर लीजिएगा 3 का मान होता है 1.732। √3 का मान 1.732 यहाँ रख दीजिएगा तो आ जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे है। समझ में आ गया सभी लोगों को? शार्ट स्क्रीन ले लीजिएगा, लगा लीजिएगा इसको। अगला है, यदि प्रश्न 21 में पत्थर की चाल को अधिकतम, इसी प्रश्न की बात कर रहा है, अधिकतम निर्धारित सीमा से भी अधिक कर दिया जाए, जो ये वेग है इससे भी अधिक वेग कर दिया जाए, ठीक है, चाल को, तो डोरी एकाएक टूट जाए, तो डोरी के टूटने के पश्चात पत्थर के प्रक्षेप का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा करता है? ऑप्शन दिए गए हैं 4। वह पत्थर झटके के साथ त्रितः बाहर की ओर निकल जाएगा, यानी क्या इधर की तरफ निकल जाएगा झटके के साथ। दूसरा, डोरी टूटने के क्षण पत्थर स्पर्शी रेखा पथ पर उड़ जाता है, डोरी जैसे ही ये टूटे तो ये स्पर्शी रेखा पर इधर की तरफ चला जाएगा। या पत्थर स्पर्शी से किसी कोण पर, जिसका परिमाण पत्थर की चाल पर निर्भर करता है, किसी कोण पर घूमेगा। इन तीन में से कौन सा सही है, वर्णन सहित बताना है। तो हम तो जानते हैं कि जब भी हम वृत्ताकार पथ पर करेंगे, वृत्ताकार गति करते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वृत्ताकार पथ पर गति करते हैं अचानक डोरी को ढीला करते हैं तो स्पर्श रेखा पर सीधी निकल जाएगी, स्पर्श रेखा पर यानी स्पर्श रेखा पर सीधी निकल जाएगी। अर्थात आपका कौन सा सही है, बी सही है। ठीक है, 22 नंबर में बी सही है। ठीक है, चलिए 23 नंबर पे आ जाइए। 23 प्रश्न नंबर 23, 23 नंबर। तो 23 पे आ जाइए। आप अपने दोस्तों यारों से बता दीजिए, क्लास फिजिक्स का जिसको भी और मैथ का भी क्लास चलने वाला है, और हमने पिछले दिन भी बताया था कि ऐप बन रहा है, बहुत ही सस्ते रेट में सारे सिलेबस मिलेंगे आप सभी लोगों को। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखिए कहा जा रहा है कि स्पष्ट कीजिए कि जो भी दिए गए 4 कंडीशन है वो क्यों और कैसे होता है। ठीक है, पहला कह रहा है कोई घोड़ा रिक्त दिक् स्थान में किसी गाड़ी को खींचते हुए दौड़ नहीं सकता। अब देखिए, रिक्त दिक् स्थान का मतलब है कि जो स्पेस होता है उधर की तरफ नहीं दौड़ सकता है, अर्थात जिधर रिक्त होता है उधर की तरफ नहीं दौड़ सकता है, वो सीधे ही दौड़ेगा। अब आप देखिए कि वह जो है ऐसा नहीं है कि वो गोल गोल बहुत तेजी से घूम जाएगा, वह सीधे दौड़ता है तो उसके लिए आसान होता है। कब? जब गाड़ी को खींचता है, क्योंकि जब घोड़ा जो है अपने पैर से पृथ्वी को पीछे की तरफ ढकेलता है, इधर की तरफ, ठीक है, घोड़ा का ये पैर है, तो इस कोण पर जब ये पीछे की तरफ ढकेलता है तो इसके 2 घटक होते हैं। देखिए, एक इधर की तरफ बल लगाया तो इसके 2 घटक, एक ऊपर की तरफ, एक क्षैतिज की तरफ और एक जो है नीचे की तरफ। तो जो अगर नीचे की तरफ बल लगा रहे हैं तो ये प्रतिक्रिया बल जमीन लगाएगा कि इधर विपरीत दिशा में इधर की तरफ। जब विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया बल लगाता है क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार जमीन, तो जमीन जब क्रिया प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार इधर लगाएगा बल तो इसके 2 घटक हो जाएंगे, एक ऊपर की तरफ और एक इधर क्षैतिज की तरफ। तो जो ये ऊपर वाला घटक होता है, इस घोड़े का जो भार होता है, तो ये घोड़ा है इसका जो भार होता है उसको ये कवर कर लेता है, और जो इधर की तरफ घटक होता है यह इस गाड़ी को क्या करता है, जो ये गाड़ी है इस गाड़ी को ये खींचने का कार्य करता है। ठीक है, तो इसके 2 घटक ये इसलिए आसानी से घोड़ा जो है आगे की तरफ गाड़ी को खींचते हुए चला जाता है। ठीक है, लेकिन जब यह
और अगर यहाँ पर कोई प्रतिक्रिया बल न लगे तो क्या है, प्रतिक्रिया बल नहीं लगेगा तो गाड़ी घोड़ा जो है गाड़ी को खींच पाएगा, नहीं खींच पाएगा। तो प्रतिक्रिया बल के कारण ही तो गाड़ी को घोड़ा खींच रहा है। ठीक है, अगला है किसी तीव्र गति से चल रही बस के एकाएक रुकने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है। ये बताया जा चुका है। दूसरा नंबर जड़त्व का नियम। किसका नियम? जड़त्व का नियम। ठीक है, जड़त्व के नियम के अनुसार अपनी ऊपर का हिस्सा जो है वो तो गतिमान ही रहना चाहता है और बस के संपर्क में जो हिस्सा है वो बस के साथ ही रुक जाता है, इसीलिए हम अचानक आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, अगला है लान मूवर को ढकेलने की तुलना में खींचना आसान होता है। ये हमने बताया था आप सभी लोगों को कि कोई भी वस्तु है इसको अगर हम पुश करेंगे, देखिए अगर हम इसको पुश करते हैं ऐसे ऐसे अगर हम पुश करेंगे तो ये नीचे की तरफ इधर की तरफ बल लगाते हैं। जब इधर की तरफ बल लगाएंगे तो एक इधर की तरफ और एक नीचे की तरफ। जब नीचे की तरफ जो बल लगता है वो इस घर्षण बल को बढ़ा देगा। जो ये संपर्क तल है इस पर घर्षण बल बढ़ जाता है और घर्षण बल बढ़ने के कारण इसको खिसकाने में हमें ज्यादा कठिन कार्य करना पड़ता है, अर्थात अधिक बल लगाना पड़ता है। अगर हम इसको ऊपर की तरफ खींचते तो इसका मतलब है कि ये इधर की तरफ खींचेगा और साथ ही साथ ऊपर की तरफ ये ऊर्ध्वाधर घटक लगेगा। तो दो घटक, ये घटक इसके संपर्क तल पर कम कर देता है और ये कम करने के कारण इसमें घर्षण बल कम लगता है, जिसके कारण आसानी से इधर खींच जाता है। इसका एग्जाम्पल भी हमने आप सबको तो क्लास में बताया ही था। ठीक है, अब तो समझ में आ गया ना। अच्छा, अगला है ये था कौन, ये सी था। डी है चौथा, क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को लपकते समय अपने हाथ गेंद के साथ नीचे पीछे की ओर खींच लेता है। जैसे गेंद आ रही हो, ऐसे गिर रहा कोई चीज, ऐसे रोके रहेंगे तो ये सीधे जाएगा और इस पर क्या करेगा, टकराएगा। तो टकरा कर ऊपर उठना चाहेगा, तो इसका मतलब है कि संवेग परिवर्तन विपरीत दिशा में हो जाएगा तो आवेग बढ़ जाता है। आवेग बढ़ने के कारण कष्ट इस पर ज्यादा होगा, बल ज्यादा लगेगा। और अगर ये जो है नीचे की तरफ हम खींच देते हैं, ऐसे पिंड गिर रहा है और नीचे की तरफ ले जाएं, तो जब नीचे की तरफ ले जाएंगे तो इसको रोकने में समय ज्यादा लग जाएगा और जब समय ज्यादा लगेगा तो आवेग कम होगा, अर्थात उसका ऊपर की तरफ ही जो है वेग है वो थोड़ा कम हो जाएगा और कम होने के कारण आवेग कम होगा और आवेग कम होगा तो उस पर जो बल लगेगा बल कम लगेगा, बल कम लगेगा तो चोट कम लगेगा, हाथ पर चोट कम आता है। तो उम्मीद है कि इन सभी चीजों को आप सब लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने 11 से लेकर 23 तक के प्रश्नों का सलूशन किया है और अगले दिन इसके आगे के प्रश्नों का सलूशन करेंगे। ठीक है, तो 24 से लेकर आगे तक जितने भी प्रश्न दिए गए होंगे, अगर एक दिन में साल हो जाएगा तो एक दिन में कर देंगे, नहीं तो समय लगेगा तो और ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अगले दिन इसके आगे का वीडियो आप लोगों को मिलेगा। क्लियर है? तो कल मुलाकात होगी। आप सभी लोग जितने भी दोस्त यार हैं उन्हें शेयर कर दीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिख दीजिए। कोई भी दिक्कत हो, कोई समस्या हो, व्हाट्सएप पे आप लिखिए। कोई दिक्कत हो तो उसे फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे आप सब लोगों को। ठीक है, तो कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।